Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of December 2023. 11 दिसंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले आज की पहली न्यूज़ के साथ, जो कि फ्रंट पेज की है। की सीओपी डॉक्यूमेंट कॉल्स फॉर प्रोग्रेस इन अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय 2030। यानी कि जो की डॉक्यूमेंट है सीओपी 28, आप सबको पता है यूएई में हो रहा है, और इसी के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन सीओपी 28 के समिट में दुबई में एक चीज़ और कही गई है कि क्लाइमेट अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, अडेप्टेशन रिफर्स टू द एडजस्टमेंट्स इन इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम्स दैट कंट्रीज मस्ट मेक इन रिस्पॉन्स टू दीज। मतलब कि अडेप्टेशन के अंतर्गत आपको इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल सिस्टम्स में चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि जो प्रेजेंट आपका क्लाइमेट चेंज है उसके साथ आप सिंक में हो सकें। ठीक है ना? दैट इज द फर्स्ट थिंग, क्लाइमेटिक इफेक्ट्स को कंटेन करने के लिए। अब दीज एक्शंस आर कंट्री स्पेसिफिक। ऑब्वियस सी बात है, हर कंट्री के अलग अलग एक्शंस होंगे, एंड दे कैन रेंज फ्रॉम बिल्डिंग फ्लड डिफेंसेज टू सेटिंग अप अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर साइक्लोन्स, स्विचिंग टू ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, redesigning government policies. These are the different things which will be included under the adaptation. आप सब सोचिए ना, मान लो आपके यहाँ फ्लड आ रहे हैं ज़्यादा, तो आप क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लड आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? फ्लड डिफेंस बनाओगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाओगे। आपके यहाँ साइक्लोन्स अगर आ रहे हैं तो, और डिवास्टेशन क्रिएट कर रहे हैं तो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की वेराइटीज़ को आप डेवलप करने की कोशिश करोगे, है ना, ताकि ड्रॉट से लड़ा जा सके। इसके अलावा आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को रीडिज़ाइन करोगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर द मेथड्स विच विल बी देयर अंडर द अडेप्टेशन, एंड दिस हैज़ बीन अडॉप्टेड इन दिस यूएई समिट ओनली। ठीक है, सीओपी 28। एंड इसके अलावा जो फोकस है वो यही है कि कंट्री शुड कमिट टू टाइम बाउंड प्लान्स टू रिड्यूस देयर ओन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो एक और चीज़ की जा रही है कि कंट्रीज जो है वो टाइम बाउंड मैनर में अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करें। एंड ग्लोबल स्टॉक टेक, इसीलिए जो प्रोसेस चल रही है ग्लोबल स्टॉक टेक की, देखो लिखा हुआ है ग्लोबल स्टॉक टेक। मैंने आपको कई बार बताया कि इट इज़ दैट प्रोसेस जिसमें कि जो एक हर 5 साल में एक रिव्यू लिया जाएगा कि जो कंट्रीज़ ने प्लान बनाए हैं और जो कंट्रीज़ के एम्स हैं वो कितनी हद तक पूरे हो पाएंगे या हो सकते हैं, उसका एक लेखा जोखा, उसका एक एनालिसिस, उसका एक अकाउंट रखा जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। विष्णुदेव साई नए छत्तीसगढ़ के सीएम है, विष्णुदेव साई। इसके अलावा अभी जस्ट शाम को ही खबर आई है मध्य प्रदेश से भी कि मोहन यादव विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। तो दीज आर सम ऑफ द बिग थिंग्स दैट आर हैपनिंग, आपको समझ में आना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, लास्ट से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पिना नोबिलिस के बारे में आया है, कम बैक हीरो पिना नोबिलिस। अब ये पिना नोबिलिस क्या है? एक एक्चुअली में ये मॉलस्क है, इट इज़ अ मॉलस्क, एंड ये कहा जा रहा था कि ये अपने एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है। इट वॉज एट द वर्ज ऑफ इट्स एक्सटिंक्शन, एंड अभी इसके नंबर्स बढ़ने लगे हैं, स्पेशली इन द वाटर्स ऑफ क्रोशिया, है ना। क्रोशिया के आसपास काफ़ी ज़्यादा पानी, काफ़ी ज़्यादा ये इनका नंबर बढ़ा है। दे आर क्लैम्स, इनको कहा क्या जाता है? दे आर पिना नोबिलिस एक्चुअली क्लैम वेराइटी। ठीक है ना। कौन सी स्पीशीज़ है? क्लैम स्पीशीज़ है। क्लैम स्पीशीज अगर आपको कोई पूछो तो ये मॉलस्क होते हैं, दीज आर एक्चुअली द मॉलस्क्स। ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, क्लैम आर एक्चुअली द मॉलस्क वेराइटी, एंड पिना नोबिलिस इसका नाम है, एंड दे आर नोन एज द नोबेल पेन शेल या फिर पिना नोबिलिस, है ना। एंड दैट डेडली पैथोजन था जो कि मेडिटेरेनियम में 2016 के आसपास फैल गया था, जिस कारण से इनका क्लैम्स का नंबर डिक्रीज होने लगा था। बट नाउ द साइंटिस्ट आर सेइंग दैट नियर द क्रोशिया एंड देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, स्पेशली इन द एड्रियाटिक सी एंड ऑल। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं पिना नोबिलिस के बारे में, कुछ इस तरीके से क्लैम ये दिखता है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अगला, हाउ फ्रैक्टल्स ऑफर अ न्यू वे टू सी द क्वांटम रेल्म। अब ये फ्रैक्टल्स क्या होते हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा बता दो। फ्रैक्टल एक्चुअली में एक मैथमेटिकल शेप है दैट आर इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, फ्रैक्टल इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल शेप दैट आर इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स। इन अ सेंस, अ फ्रैक्टल इज अ पैटर्न दैट रिपीट्स फॉर एवर, एंड एवरी पार्ट ऑफ द फ्रैक्टल, रिगार्डलेस ऑफ हाउ जूम्ड इन और जूम्ड आउट यू आर, इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द होल इमेज। ठीक है ना। तो अगर आप फ्रैक्टल को देखेंगे तो बिल्कुल एक पार्ट भी अगर आप देखो ना, इट्स वेरी सिमिलर टू द होल इमेज। तो यू कैन सी इट हियर, जैसा कि ये आपको इमेज दिख रहा होगा। अब आप चाहे इसका नीचे वाला पार्ट देखें, चाहे साइड वाला पार्ट देखें, चाहे ऊपर वाला पार्ट देखें, दैट वेरी सिमिलर टू द इंटायर इमेज, है ना। और इसका बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, किसी भी एज को आप काट देंगे अलग अलग तरफ से तो दैट विल बी वेरी सिमेट्रिकल। तो दीज आर द
These are the fractal diagrams. यहाँ पे जो फ्रैक्टल दिख रहा है उसको कोच स्नोफ्लेक दिख रहा है. दिस इज कोच स्नोफ्लेक. ये एग्जाम्पल भी लिख लेना, फ्रैक्टल शेप का एग्जाम्पल है, कोच स्नोफ्लेक बोलते हैं. एंड फ्रैक्टल डायमेंशंस क्या होते हैं? अब यहाँ पर देखो बात चल रही है कि किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग में फ्रैक्टल का यूज़ किया जा सकता है. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अपने को नहीं जानना है, बट थोड़ा बहुत ये फ्रैक्टल्स के बारे में याद रखना, ठीक है ना. तो अब देखो यहाँ पे देखो लिखा है अनसर्टेनिटी इज एन इनहेरेंट फीचर ऑफ ऑल द सिस्टम्स. अनसर्टेनिटी मतलब जैसे हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि आप एक ही समय में पोजीशन और वेलोसिटी दोनों नहीं बता सकते, दोनों का अप्रॉक्सीमेशन आप कर सकते हो. तो अनसर्टेनिटी इज एन इनहेरेंट फीचर सारे सिस्टम्स में होता है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रिसीजन और द एक्यूरेसी विद विच द सिस्टम इज मेजर्ड. इट इज देयर एज एन इम्प्लिसिट. तो मतलब अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी सिस्टम में, चाहे कितना भी आप प्रिसीजन या एक्यूरेसी की बात कर लो. तो अब होता क्या है कि जो फिजिसिस्ट किस तरीके से काम करते हैं, दे रिस्पॉन्ड वाया द सो कॉल्ड नॉन इंटीजर स्मॉल डायमेंशंस. तो ये नॉन इंटीजर स्मॉल डायमेंशंस जो है इन्हीं को फ्रैक्टल डायमेंशंस कहा जाता है. याद रखिएगा, नॉन इंटीजर स्मॉल डायमेंशंस. And the dimensionality of a quantum system is an important thing to bear in mind when physicists study its properties. जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डायमेंशनल सिस्टम है ना, तो या दो डायमेंशनल सिस्टम है, अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से काम करता है. तो इसीलिए डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. याद रखिएगा, नॉन इंटीजर स्मॉल डायमेंशंस को ही फ्रैक्टल डायमेंशंस कहा जाता है. तो बस कुछ 2-3 फैक्ट है. बाकी फ्रैक्टल क्या होता है, फिगर्स, वो मैंने आपको बता दिया, मेन जो चीज़ थी. बाकी इसका किस तरह से क्वांटम यूज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है. तो यू कैन मूव अहेड विद मी, जितना आपको पता है उतना ठीक है. सूडान डिक्लेयर्स 15 डिप्लोमेट्स ऑफ यूएई पर्सोना नॉन ग्राटा. तो अब सूडान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने डिक्लेयर किया कि 15 यूएई के जो डिप्लोमेट्स हैं दे आर पर्सोना नॉन ग्राटा. एंड पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब क्या होता है कि दे आर द पर्सन हु आर नॉट वेलकम. दे आर द पर्सन हु आर नॉट वेलकम. अब पर्सोना नॉन ग्राटा इज बेसिकली अ पर्सन हु इज नॉट वेलकम. एक्चुअली ये डिप्लोमेट्स के लिए यूज होता है. जब गवर्नमेंट्स होती हैं तो दूसरे देश के डिप्लोमेट्स के लिए टर्म यूज करते हैं. तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल. चिल्ड्रन ऑफ imprisoned Iranian activist accept the Nobel on her behalf. तो यहाँ पे ईरानियन एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी. नरगिस मोहम्मदी को इस बार नोबेल पीस प्राइज दिया गया था. तो चूंकि वो अरेस्टेड हैं एंड दे आर शी इज इनसाइड द प्रिजन, देयरफॉर हर चिल्ड्रंस वर गिवन दिस अवार्ड. याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी. याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी जो है शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ए बॉडी जिसका नाम है डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर. डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर. एंड इनके साथ एक और महिला है शिरीन इबादी, जिसको ऑलरेडी नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है. तो शिरीन इबादी का नाम याद रखिएगा, उसके बाद अब नरगिस मोहम्मदी का नाम याद रखिएगा. आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है. स्विट्जरलैंड नॉर्वे मिनिस्टर्स अराइविंग फॉर डायलॉग ऑन ट्रेड. तो अब स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के मिनिस्टर जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उसके मेंबर्स आ रहे हैं और दे आर गोइंग टू हैव अ डायलॉग ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो याद रखिएगा ये क्या है बेसिकली. तो या इसका नाम याद रखिएगा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा जिसको बोलते हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. एंड एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होने वाली है बिटवीन इंडिया एंड 4 यूरोपियन कंट्रीज, 4 यूरोपियन कंट्रीज के बीच में. टेपा याद रखिएगा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी. इंडिया और 4 यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके नाम कौन कौन से हैं. दीज आर आइसलैंड, लिचटेनस्टीन एंड नॉर्वे एंड देन स्विट्जरलैंड. तो ठीक है ना. तो ये लिचटेनस्टीन हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया एंड स्विट्जरलैंड हो गया. एंड नॉर्वे स्विट्जरलैंड के लीडर्स इसीलिए आने वाले हैं अब यहाँ बात करने के लिए, ठीक है ना. तो ये बेसिकली याद रखिएगा, टेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी. अब ये जो चल रहा है डिस्कशन इन 4 यूरोपियन कंट्रीज प्लस इंडिया के साथ, तो ये 15 सालों से चल रहा है, ठीक है ना. एंड देयर हैव बीन नियरली 20 राउंड्स ऑफ निगोशिएशन, बट अभी भी ये क्लोज नहीं किया गया है. एंड गवर्नमेंट चाहती कि 2024 के पहले इसको क्लोज कर दिया जाए, ठीक है. तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल. एंड तो इंपॉर्टेंट है ये. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. एक और ग्रुपिंग का नाम यहाँ पे था, मर्कोसर का नाम था. तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बता सकें कि मर्कोसर में कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है तो बहुत अच्छा होगा. अब यहाँ पे चूंकि नॉर्डिक टर्म यूज़ हुआ है तो नॉर्डिक में आपको बता दूँ, नॉर्डिक कंट्रीज़ को इसमें बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. ये नॉर्थ अटलांटिक एंड नदर्न यूरोप के बीच की जो कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अटलांटिक एंड नदर्न यूरोप के बीच की, इसमें आते हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ऑटोनॉमस टेरिटरीज ऑफ फरोए आइलैंड, ग्रीनलैंड, है ना. तो ये सब यहाँ पे आते हैं नॉर्डिक के अंदर. तो ये थोड़ा याद रखेगा. आई होप यू विल
विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। एथिक्स पैनल आस्क्ड महुआ टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ फ्रेंडशिप विद इंडस्ट्रियलिस्ट। तो महुआ मित्रा का कैश फॉर क्वेरी स्कैम था अभी रिसेंटली, इसके बारे में आपको पता होगा। कैश फॉर क्वेरी का मतलब क्या होता है कि आप पार्लियामेंट में कैश के बदले क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है ना। तो इसमें एथिक्स पैनल ने इनको हटा दिया। एथिक्स पैनल की हिस्ट्री की बात करें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में 1996 में, जिसने पहली बार ये आइडिया दिया एथिक्स पैनल का। और वाइस प्रेसिडेंट जो थे उस समय राज्यसभा के चेयरमैन के आर नारायण ने कॉन्स्टिट्यूट की थी पहली एथिक्स कमेटी अपर हाउस में 97 में, यानी कि राज्यसभा में। एंड इसके बाद लोकसभा में 2000 में ही आई थी, ठीक है ना। लोकसभा में कब आई थी? 2000 में एथिक्स कमेटी आई थी। दोनों के नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें तो। एंड कोई भी व्यक्ति जो है वो कंप्लेन कर सकता है किसी भी मेंबर या किसी लोकसभा एमपी के अगेंस्ट। इसके अलावा किसी और की कंप्लेंट को भी आगे मेंबर कंप्लेंट के रूप में बढ़ा सकता है। अगर मेंबर खुद कंप्लेन करता है तो एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर किसी और की कंप्लेंट लेके आ रहा है तो एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कमेटी जो है बेसिकली मेक्स अ प्राइमा फेसी इंक्वायरी, है ना, कि एग्जामाइन करना है कि नहीं कंप्लेंट को। उसके बाद ये रिकमेंडेशन देता है एंड द कमेटी प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द स्पीकर। कमेटी अपनी रिपोर्ट स्पीकर को देती है। एंड इसके अलावा फिर स्पीकर पूछता है कि भैया रिपोर्ट को लेना है कि नहीं लेना है कंसिडरेशन में। इसके अलावा फिर वो हाफ आवर डिस्कशन होता है रिपोर्ट पे एंड फिर फाइनली उसको पार्लियामेंट के सामने स्पीकर पुटअप कर देता है। इसके अलावा एक प्रिविलेज कमेटी भी होती है जिसका काम अगर आप देखें तो एथिक्स कमेटी से कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है, बट थोड़ा सा अंतर ये कि ज़्यादा सीरियस जो एलिगेशंस हैं वो फिर प्रिविलेज कमेटी के पास जाते हैं। कावेरी बेसिन हैज़ लॉस्ट नियरली 12,850 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ग्रीन कवर। तो ग्रीन कवर यानी कि जो हरा पैच है लैंड का जिसमें पेड़ पौधे रहते हैं वो काफ़ी लूज हो रहा है। स्पेशली जो कावेरी का बेसिन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसका लॉस्ट हुआ है। स्टडी हुई थी आईएससी में जिसने बताया ये। एंड एरिया हैज़ सफर्ड चेंजेस जो हम इंक्लूड करते हैं उसमें आता है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में है, नगरहोल नेशनल पार्क ये भी कर्नाटका में है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे बैनरघट्टा नेशनल पार्क ये भी कर्नाटका में है, ठीक है ना। एंड ये जो मॉइस्ट डेसिडुअस रीजन है ये लगभग 50% था 1973 में, और अब 2015 में अगर आप देखें तो 28.5% बना है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर इन द नेशनल पार्क एंड द रीजन्स। यहाँ चूंकि कावेरी का नाम आया तो कावेरी की मैं ट्रिब्यूटरीज आपको एक बार बताता हूँ। अर्कावती, शिमशा, हेमावती, कपिला, हनुहोल, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, लोकपावनी, भवानी, नोयाल तीर, ये जो है दीज आर द ट्रिब्यूटरीज। और कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है ताल कावेरी से विच इज इन द वेस्टर्न घाट्स। ताल कावेरी से ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट्स में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, यहाँ पर आते हैं व्हाट इज द कंट्रोवर्सी ओवर जर्मनीज डेट ब्रेक रूल। तो जर्मनीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसने नवंबर 15 को ये कहा कि गवर्नमेंट का जो मूव है टू रीअलोकेट 60 बिलियन यूरोज, 60 बिलियन यूरो जो है उसके अनयूज्ड फ्रॉम द सम्स इनिशियली ईयरमार्क्ड फॉर पैंडेमिक इमरजेंसी। मतलब जो पैसा पहले पैंडेमिक इमरजेंसी के लिए रखा था बट खर्च नहीं हो पाया था उसको उन्होंने रीअलोकेट कर दिया। कहाँ रीअलोकेट कर दिया? क्लाइमेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन फंड की तरफ, KTF की तरफ। तो ये उन्होंने मतलब हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है। क्यों गलत है? डेट ब्रेक रूल है वहां पर, डेट ब्रेक रूल या फिर उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बजट रूल बोलते हैं, जो कि कैप लगाता है हाउ मच गवर्नमेंट कैन बोरो और फाइनेंस वेरियस पब्लिक प्रोजेक्ट्स। मतलब कि कितना गवर्नमेंट जो है फाइनेंस कर सकती है पब्लिक प्रोजेक्ट्स को, पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए उसके ऊपर एक कैप लगाती है। इसको डेट ब्रेक बोलते हैं, बैलेंस बजट रूल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये रेस्ट्रिक्ट करता है फेडरल गवर्नमेंट इन बर्लिन फ्रॉम रनिंग अ फिस्कल डेफिसिट इन एक्सेस ऑफ 0.35 ऑफ द GDP। तो 0.35% ऑफ GDP से ज़्यादा आपका फिस्कल डेफिसिट नहीं हो सकता, ठीक है ना। एंड इसके अलावा इट प्रोहिबिट्स द कंट्री 16 रीजन्स फ्रॉम एनी डेफिसिट स्पेंडिंग व्हाट्सओवर। किसी भी प्रकार की डेफिसिट स्पेंडिंग नहीं की जा सकती। तो यही डेट ब्रेक रूल है एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। ये देखो यहाँ पे लिखा है जर्मनीज कॉन्स्टिट्यूशन का रूल मैंने आपको बता दिया। एंड प्लेंटिफ टू द डिस्प्यूट द अपोजिशन कंटेंडेड दैट इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन वर पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट एज दीज कुड नॉट बी फंडेड फ्रॉम द इमरजेंसी एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इन द डेट ब्रेक रूल। तो यहाँ पे उन्होंने कहा जो अपोजिशन है इस कंटेंडेड दैट इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो किसके हिस्से हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के। एंड इसीलिए इनको आप इमरजेंसी उसमें मतलब डेट ब्रेक के रूल के इमरजेंसी एक्सेप्शन के अंदर फाइनेंस नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। डेट ब्रेक के इमरजेंसी उसके अंदर आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
लास्ट मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में, कैलिब्रेटिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ। अब यहाँ पे ग्रोथ के बारे में ऑथर ने कहा कि भैया 2023-24 में प्रेजेंटली जो प्रोजेक्शन है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 7%। अगर हम दूसरे IMF वर्ल्ड बैंक का देखें तो 6.3% है ना। एंड ग्रोथ अभी अगर हम देखें फर्स्ट 2 क्वार्टर्स की तो लगभग 7.8 और 7.6 रही है ना। इंडिया इज़ लाइकली टू रियलाइज RBI's ग्रोथ रेट। इंडिया को लग रहा है कि इंडिया 7% का ग्रोथ रेट अचीव कर लेगा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं वो देख लेते हैं। तो एक है रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरा इसराइल हमास वॉर का है। इसके अलावा क्लाइमेट, जो सैंक्शंस का क्लाइमेट चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, सैंक्शंस लगा रहे हैं कोई इधर कोई इधर। इसके अलावा सप्लाई चेन पूरा ब्रेक हो गया है एंड रशिया स्विफ्ट सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकता है। वर्ल्ड GDP ऑलरेडी फॉल कर चुकी है, इसलिए जब वर्ल्ड GDP गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है जो ग्लोबल डिमांड है वो घटेगा। एंड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वांट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड पेट्रोलियम, है ना। तो ये भी एक चीज़ है कि हम प्राइस वोलेटिलिटी कारण अपना इंपोर्टेड पेट्रोलियम कम करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस शार्प एक्सेलरेशन इन द शेयर ऑफ GDP ड्यूरिंग 3-4 टू 8-9। अगर इंडिया के केस की बात किया तो एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था 3-4 से 8-9 के बीच में, है ना। वहीं थोड़ा कहीं ना कहीं अब ये एक्सपोर्ट लेड जो स्ट्रेटजी है काम नहीं कर पा रही है बिकॉज ग्लोबली स्लो डाउन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऑथर ने कहा सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन है बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी। जो हाउस होल्ड सेविंग है वो बहुत बड़ा एक पार्ट बनाती हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, क्योंकि यही फिर बैंक्स जो है लोन में घुमाती पैसा। तो हमको एक तो हाउस होल्ड सेविंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी, दूसरा हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते तो ऑब्वियसली हमारे ग्रोथ को एक पुश मिलेगा, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, जो कि ऑथर ने यहाँ पे कहा है। इन्वेस्टमेंट का रेट अगर बढ़ा जाता है तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इसके अलावा इन्हेंस्ड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज हमको बनानी पड़ेंगी, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंस्ड एम्प्लॉयमेंट। तो वही ऑथर ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो क्रिटिकली डिपेंडेंट है ऑन GDP ग्रोथ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आउटपुट किस तरीके का आ रहा है, GDP ग्रोथ कितनी हो रही है, उसी के ऊपर एम्प्लॉयमेंट है। एंड अगर हम अपने वर्किंग पॉपुलेशन की ग्रोथ को बढ़ा सकें, है ना, एंड नॉन एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ होने वाली है वो ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि ऑब्वियस होता है एग्रीकल्चर से जो लेबर रिलीज होगा उसको भी किसी न किसी सेक्टर में लगाना पड़ेगा। तो ये दैट शुड बी एबल टू एब्जॉर्व दिस लेबर। जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके रहते हुए भी ये जो सेक्टर्स हैं ये लेबर एब्जॉर्व कर सकें, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा जनरेटिव AI आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो इसका भी हम ये देखें कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव द ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने कमिट किया है कि हम अपने कार्बन एमिशंस को कम करेंगे, है ना। तो COP26 समिट में इंडिया ने कहा था कि हम अपने 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव कर लेंगे, है ना। और इंडिया के खुद के भी कुछ इनिशिएटिव्स है, जैसे ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव हो गया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव हो गया, एंड ऑल्सो इट इज़ प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल। तो यहाँ पे इन सारे स्ट्रेटजीज़ को हमको बैलेंस आउट करना पड़ेगा ताकि ग्रोथ भी हमारी हैम्पर ना हो और हमारा एनवायरनमेंट भी हैम्पर ना हो। इसके अलावा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, फिजिकल प्रूनिंग करनी पड़ेगी, हमको बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, है ना। तो ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. Let me see once again. Yes, thank you and have a nice day.